तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज की हमारी पूरी की पूरी श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 पर, जिसका टाइटल है कृषि। इसके पहले हम जल संसाधन, वन्य और वन्य जीव संसाधनों के बारे में कक्षा 10 की एनसीईआरटी में चर्चा कर चुके हैं। कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 और 6 ये सारी की सारी जो भूगोल विषय की एनसीईआरटी, इनमें चैप्टर वाइज रिव्यू के जो वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स की डेट आ गई है, ऐसे में फटाफट हम जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर बचे हैं 12 तक की एनसीईआरटी के, उनको कवर करेंगे। फिर इसके बाद में संविधान, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी जो एनसीईआरटी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको करेंगे। इतिहास की भी हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम कक्षा 8 तक के इतिहास के जो एनसीईआरटी रिव्यू है वो कर चुके हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और फिर मॉर्निंग और इवनिंग में लगातार इतिहास और भूगोल के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते हुए और चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। गाइज, अगर कृषि के हिसाब से हम बात करें तो जो भारत में कृषि है, भारत एक कृषि प्रधान देश है जैसा कि कहा जाता है। और कृषि की दृष्टि से जो भारत है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इसकी जो करीब करीब 2/3 जनसंख्या है ये हमारी कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है। और कृषि जो है ये हमारे यहाँ पर एक प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि जो है ये हमारे यहाँ पर एक प्राथमिक क्रिया है और ये हमारे लिए अधिकांश जो खाद्यान्न है इसका उत्पादन करती है। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तब ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे यहाँ पे खाद्यान्न संबंधी बहुत ज्यादा समस्या थी। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलाग का, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे नाम सुना होगा आपने स्वामीनाथन का। इन दोनों लोगों की मदद से दोस्तों दुनिया में और भारत में हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति के बाद से जो देश में उत्पादन संबंधी दिक्कतें थी वो धीरे धीरे दूर हुई और भारत का जो उत्पादन था, कृषि संबंधी उत्पादन था, वो बढ़ गया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 7वीं बार देश को संबोधित करते हुए भी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि न सिर्फ आज हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया भर में भी अनाज की जरूरतों को हम पूरा कर रहे हैं और अपने पड़ोसी मुल्कों की भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड का नारा भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, खाद्यान्नों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो और भी कई कच्चे माल जैसे कि चाय, कॉफी, मसाला, इनका निर्यात भी हम दुनिया के देशों को करते रहे हैं। बात करेंगे हम आज यहाँ पर कृषि के प्रकार के बारे में और कृषि संबंधी जो और उत्पाद हैं उनकी जो समस्याएं हैं, बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। गाइस, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारे कृषि में है वहां पर प्राचीन एक आर्थिक क्रिया है कृषि। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाज, इनके हिसाब से जो खेती करने वाली विधियां था इनमें एक बहुत ज्यादा सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह की खेती से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं, और तो वर्तमान में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। देखिए दोस्तों, खेती के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो एक होती है आजीविका के लिए खेती, दूसरी होती है वाणिज्यिक प्रकार की खेती। आजीविका के लिए कृषि वह कृषि है जिसमें किसान या व्यक्ति केवल अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए और आर्थिक अपने जो चीजें हैं, छोटी मोटी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कृषि करते हैं। जबकि जो वाणिज्यिक कृषि है, वाणिज्यिक कृषि एक व्यापक स्तर पर, वृहद स्तर पर कृषि की जाती है, और ये ऐसी कृषि होती है जिसका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, यानी कि व्यापार की दृष्टि से उसका उत्पादन किया जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे से टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डावों और खुदाई करने वाले छड़ी तथा परिवार और समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं इनकी उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि जो शुरुआती कृषि है, जो आजीविका निर्वाह कृषि है, आजीविका निर्वाह कृषि में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो हम नेचर डिपेंड्स होते हैं, जैसे कि मृदा की जो उर्वरता है वो, इसके अलावा जो हमारे लिए जल की व्यवस्था है वो, मौसम संबंधी जो अनुकूलित दशाएं हैं वो, इन सारी चीजों पे हम ज्यादातर क्या करते हैं इन छोटी जगहों वाली कृषियों में नेचर पर डिपेंड्स होते हैं। इसमें जैसे एक होती है जो सैश एंड बर्न, यानी कि कर्तन और दहन कृषि। इसमें क्या होता है, जमीन की जो किसान होते हैं जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं, साफ करने के बाद वहां पर आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद में वहां पर फसल उगाते हैं, और जब वहां की उर्वरता खत्म हो जाती है तो वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, यहां पर इसे झूम की खेती कहा जाता है। मणिपुर और पलामू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, झूम और दीपा, दोनों कर्तन और दहन प्रकार की कृषियां हैं। लेकिन जो झूम है ये कहा जाता है मिजोरम में, मेघालय में, असम में और नागालैंड में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार में, मणिपुर में पलामू में, इस प्रकार से क्या होता है यहां पर इसे दीपा कहा जाता है। झूम कृषि जो होती है, होती क्या है मैं आपको बता चुका हूं। अब इसको बता देता हूं दुनिया भर में इसे कहा क्या कहा जाता है। जैसे कर्तन और दहन प्रणाली की किसी है, मैक्सिको की बात करेंगे, मध्य अमेरिका की बात करेंगे, यहां पर इसे मिल्पा कहा जाता है। याद रखिएगा, मैक्सिको और अमेरिका में क्या कहलाती है, ये मिल्पा कहलाती है। वेनेजुएला में इसे कोनुकू कहते हैं।
ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले कहा जाता है, इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में इसे पामाडाबी, कोमान, बारिंगा, पश्चिमी घाट में अगर आप बात करेंगे तो इसे कुमारी कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे, वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम। इस प्रकार से इस खेती के विविध प्रकार के नाम हैं। इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे फैक्ट इसको रिवाइज करके सुन लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना जो है वो है। वर्ल्ड जियोग्राफी में जो कृषि का क्षेत्र है वहां पर भी, और भारत में जो उत्पादन और कृषि का क्षेत्र है यहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइज इसके बाद में बात आती है गहन जीविका कृषि। ये तो हो रही थी अभी जो हमारी एक सामान्य जीविका कृषि थी, लेकिन अब प्रारंभिक जीविका कृषि थी, अब गहन जीविका कृषि की बात करते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। यहाँ श्रम गहन खेती है, यहाँ पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूस्वामित्व में विरासत के आधार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। अब इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं। होता गाइस क्या था, देखिए हमारे यहाँ पे जैसे कि क्या थी, पहले पॉपुलेशन कम थी, उस हिसाब से भूमि तो हमारे यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब मान लीजिए एक किसान के पिता 2 भाई थे, 3 भाई थे या 4 भाई थे। अब उन चारों भाइयों के पास में 40 बीघे खेती थी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब उसमें से एक किसान, जब 40 बीघे, 4 किसानों के पास, 4 लोगों के पास में 40 बीघे खेती थी, और जब उनके परिवार में बंटवारा हुआ तो एक एक भाई के पास में 10-10 बीघे खेती आ गई। अब उस किसान को अगर 2 पुत्र होते हैं, जो यानी कि आने वाली पीढ़ी में उसके दोनों पुत्रों के पास में 5-5 बीघे खेती होगी। आने वाले समय में उन दोनों पुत्रों को फिर वापस से अगर 2-2 पुत्र होते हैं, तो यानी कि एक किसान के 2 पुत्रों के पास में 2.5 बीघे खेती होगी या 2.55 बीघे खेती होगी। इस प्रकार से जो भूमि का आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और वो छोटे होते होते कई बार क्या हो जा रहा है, इतना अलाभप्रद हो जा रहा है या इस प्रकार का हो जा रहा है कि वो किसी प्रकार से कृषि के लिए उपयोगी नहीं रह जा रहा है। अब बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि की। वाणिज्यिक कृषि में क्या है, इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण होता है आधुनिक निवेशों से अधिक पैदावार करने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर प्रदेशों में अलग अलग, उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। तो गाइस ये भी चीज ध्यान रखना जरूरी है कि वाणिज्यिक फसल जो होती है वो भी जोन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हो सकती है। हो सकता है एक ही देश के भीतर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे हमारे यहाँ पे, तो जो हरियाणा और पंजाब है यहाँ पर चावल की खेती को वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में अगर आप देखोगे तो ये जीविका कृषि के अंतर्गत आती है, यानी कि लोग वहां पर अपने निजी जीवन में भोजन करने के लिए, अपने जीवन के लिए क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं। गाइस जो वाणिज्यिक उत्पादन है, वाणिज्यिक उत्पादन की खासियत क्या है ये आपको जानना जरूरी है। वाणिज्यिक उत्पादन में क्या होता है गाइस, इसमें नेचर पे हम डिपेंड नहीं होते हैं। इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, अच्छे बीजों का प्रयोग करना, सिंचाई संबंधी नई तकनीकों का प्रयोग करना, बाकी चीजों का प्रयोग करना, इस प्रकार की जो कृषि है और जो बड़े क्षेत्र में की जा रही है, व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है, ये है हमारी वाणिज्यिक कृषि। आगे हम देखते हैं गाइज, अब बात करते हैं शस्य प्रारूप की। शस्य प्रारूप क्या होता है, भारत अपने जो भौतिक विविधताएं हैं और जो संस्कृतियों की बहुलता है, इनके संबंध में अध्ययन इनका किया जाता है। देश में कृषि पद्धतियों को शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित किया जा सकता है। इसीलिए देश में बोई जाने वाली अनेक प्रकार की फसलों, खाद्यान्न, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, मसाला इत्यादि, भारत में शस्य ऋतु है, जैसे कि क्या है, रबी, खरीफ और जायद। तो गाइज हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें होती है, तो 3 प्रकार की फसलें होती है। उसमें हमारी रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है। रबी की फसल में क्या होता है गाइज, ये शीत ऋतु की फसल है, अक्टूबर दिसंबर के मध्य में इसको बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में अप्रैल जून के मध्य में इसे क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। इसमें गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, ये मुख्य रूप से रबी की फसलें। आपको याद होगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अब अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिमी राज्यों में जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर गेहूं और रबी की फसलों का उत्पादन जो है वो महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे खरीफ की फसलों के बारे में, तो देश के बहुत से विभिन्न क्षेत्र जहां पर मानसूनों के आगमन के साथ में फसलें बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर जिसे अरहर बोलते हैं वो है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इस प्रकार की फसलें हैं। सोयाबीन याद रखना है आपको, सोयाबीन किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है, ठीक है। अब चावल मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यहां पर विशेष रूप से कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में यहां पे पैदा किया जाता है। पिछले कुछ सालों में जो चावल है ये पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गया है। असम में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। तो गाइज ये जो एरिया है यहाँ पर धान की 3 फसलें पैदा की जाती हैं, धान की जो 3 बार फसल की पैदा की जाती है।
अब बात करते हैं भारत की मुख्य फसलों के। भारत की मुख्य फसलों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली मुख्य फसल है चावल। भारत में अधिकांश लोग जो है खाद्यान्न चावल है हमारे यहाँ पे, और चीन के बाद हम दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, चावल का। ये पूरा का पूरा जो मैप है इसमें आप चावल का जोन देख लीजिए। ये देख लीजिए एक पतली पट्टी है जो हल्का सा कम हरी है, और ये हमारी आ रही है राजस्थान के छोटे से हिस्से को टच करके हरियाणा और पंजाब से होते हुए यूपी के हिस्सों से, फिर बिहार, और जैसे जैसे ये इधर झारखंड की तरफ बढ़ रही है, इधर ये जो है प्रमुख क्षेत्र के रूप में गाढ़ी हरी होती चली जा रही है। और फिर पूरा का पूरा जो पूर्वी घाट है और जो पतला सा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर हमें प्रमुख और गौण क्षेत्रों के रूप में धान की कृषि दिखाई पड़ रही है। धान के लिए अगर बात करेंगे आप तो इसमें ये खरीफ की फसल होती है। इसे उगाने के लिए जो उच्च तापमान करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का जरूरत होता है, और आर्द्रता जो होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में 114 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है, और धान के लिए उच्च तापमान और ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से गेहूं विस्तारित रूप से इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा में इसका उत्पादन किया जा सकता है। और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु होनी चाहिए, और पकने के समय खिली धूप, यानी कि जब इसका उगना हो तब मौसम जाड़े का हो, और पकने के लिए फिर इसे कड़ी धूप की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे बाजरा की, तो यह बलुआ, उथली, काली मिट्टी पर उगाया जाता है। काली मिट्टी पर कपास का भी उत्पादन होता है। राजस्थान में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सारे के सारे बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। इन चीजों को मैं आपको ओवरव्यू के तौर से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं एक चीज थोड़ी सी क्लियर करना चाह रहा हूं। बस 2 सेकंड का आपसे टाइम लूंगा। काफी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं, जो लोग एनसीईआरटी रिव्यू को वीडियोज को देखते हैं, वो ये चीज कहते हैं कि सर इतना जल्दी आप चीजों को कर देते हैं, इतना जल्दी आप बता देते हैं, इतना क्विक रिव्यू आप कराते हैं कि कुछ भी इसमें समझ पाना मुश्किल होता है। तो गाइस देखिए, मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं, और अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे से पढ़ रहे हैं कि आपको इसके बाद में किताब न छूनी पड़े, तो फिर आप जो अच्छा बेहतर ये होगा कि फिर आप, और वीडियोज अवेलेबल हैं यहाँ पर एनसीईआरटी रिव्यू के 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, आप उन्हें देखें। मेरा उद्देश्य ये है एनसीईआरटी रिव्यू कराने का कि किसी भी चैप्टर के बारे में मैं आपको उसकी मोटी मोटी चीजें, उसकी आउटलाइंस और उसकी महत्ता को आपको बता दूं, ताकि जब आप एनसीईआरटी रिव्यू उठा करके उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएं, और आपको ये भी पता रहे कि आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, ताकि आप अच्छे से उसका रिव्यू कर पाएं, अच्छे से उसको चैप्टर को पढ़ पाएं, और अच्छे से उस चैप्टर को तैयार कर पाएं। तो इसलिए मैं इसका रिव्यू कराता हूं। ये एनसीईआरटी चैप्टर की स्टडी नहीं है, ये एनसीईआरटी चैप्टर का रिव्यू है। इसीलिए मैं हमेशा यूज करता हूं शब्द, और जो टाइटल भी हमारा है वो है एनसीईआरटी रिव्यू, यानी कि हम इसका सिर्फ एक रिव्यू कर रहे हैं, ना कि हम आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद में इस चैप्टर को पढ़ना जरूर है, और फिर इसके नोट्स बनाने, पूरा फायदा आपको तभी मिल पाएगा। ठीक है, तो अब गाइज बात करते हैं मक्का के बारे में। मक्का गाइज एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। मक्का जो है ये भी एक खरीफ की फसल है। अब भारत में हम गेहूं का उत्पादन देखेंगे। गेहूं और धान में बस आप एक चीज याद रखिएगा, जो धान की पट्टी है उसको हटा दीजिए, बाकी सब गेहूं है। हालांकि आप एक चीज यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के हिस्सों से होते हुए उत्तर प्रदेश की बेल्ट और फिर झारखंड की तरफ धान की पट्टी में दिखाई दे रही थी। इसी पट्टी में गेहूं भी होता है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी होगी, यहाँ पर जो धान की पट्टी थी वो उसको हल्का गहरा रंग दिया गया था, यानी कि वो जो था प्रमुख या क्षेत्रों में नहीं आते थे, गौण क्षेत्रों में आ रहे थे। और गेहूं में क्या है कि हमारा जो पूरा का पूरा जो नॉर्थ है और उत्तर भी, खासतौर से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, तो यहाँ पर हमें गेहूं की जो है प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र दोनों दिखाई देते हैं। गेहूं की फसल के बारे में मैं आपको बाकी सारी चीजें बता चुका हूं। उत्पादन संबंधी चीजों के बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूं, थोड़ा सा आप और वेट करिए। दालों की बात करेंगे तो भारत विश्व में दालों का सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। शाकाहारी खाने में दाल जो है सबसे अधिक प्रोटीन वाली जो भोजन होती है ये होती हैं। तूर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, चना है, मटर है, ये प्रमुख रूप से हमारी जो दलहनी फसलें हैं इनके अंतर्गत आती हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलों की बात करेंगे, जैसे कि गन्ना। गन्ना एक नकदी फसल है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ये। ठीक है, यह फसल 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में होती है। इसी प्रकार से तिलहन में अगर हम बात करेंगे तो 2016 में विश्व में चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद में तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पढ़ाई दे रहा हूं, फिर आपको लास्ट में बताता हूं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये भारत में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली तिलहन की फसलों के अंतर्गत आती हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है और ये देश की मुख्य तिलहन की कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से आता था। मूंगफली खरीफ की है और जो देश की मुख्य तिलहनों का कुल उत्पादन है उसके अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पे देखिए हमें सूरजमुखी दिखाई दे रही है, सरसों दिखाई दे रही है, मूंगफली दिखाई दे रही है, चाय की पत्तियां हैं, चाय बागानों की कृषि दिखाई दे रही है।
गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अलसी, सरसों रबी की फसलें हैं, ठीक है। तिल और सरसों उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो एक चीज याद रखिएगा, अलसी और सरसों जो है ये रबी की फसलें हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, लेकिन तिल जो दक्षिण भारत है यहाँ पर ये रबी की फसल है, ठीक है। अरंडी खरीफ और रबी ये दोनों ही है जो इन फसलों को क्या किया जाता है, दोनों ही इनको ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी है जो इसको खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में इसको बो दिया जाता है। इसके बाद में बात आती है चाय की। तो चाय गाइस जो है ये एक खेती रोपण कृषि का उदाहरण, जिस प्रकार से धान है, और ये एक महत्वपूर्ण रूप से पेय फसल है जिसका उत्पादन जो है इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की हुई थी भारत के अंदर। इसी प्रकार से कॉफी भी है। कॉफी हमारे यहाँ पे कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियों के पास में, और आज भी नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर कॉफी की कृषि जो है ये की जाती है। बात आती है बागवानी फसलों की। तो यहाँ पर सन 2016 में भारत जो है विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था, और भारत उष्ण और शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। गाइस तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी चीज ये है कि यहाँ जलवायु संबंधी विविधता बहुत ज्यादा है। एक तो हमारा जो कॉन्टिनेंट अगर आप देखते हैं तो कर्क रेखा जो है हमारे देश को दो भागों में बांट देती है, यानी कि आधा जो है हमारा वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, आधा जो है हमारा उष्ण कटिबंध से बाहर चला जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऐसे में हमारे यहाँ पे जो फसलों सॉरी जो हमारे यहाँ पे फसलों संबंधी विविधता है वो भी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अखरोट है, सेब है, अनार है, इनका उत्पादन, सब्जियों की खेती में मटर, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, इनका भी उत्पादन किया जा रहा है। रबड़ मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा और 25 सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ महत्वपूर्ण रूप से कच्चा माल है। इसका मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार और मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसे उगाया जाता है। इसी प्रकार से रेशेदार फसलों में जूट हो गया, कपास हो गया, सन हो गया, प्राकृतिक रेशेदार फसलें हो गई, ये जो है ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर उगाई जाती हैं। जूट जैसा सुनहरा रेशा है पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय, यहाँ पर जूट का तमाम सारा जो उत्पादन है वो किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखेंगे तो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार हैं, ये काफी सारे जो सुधार हैं इनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, ये क्वेश्चन जब भी बनेगा तो करंट से बनेगा। अभी मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। भूदान ग्राम आंदोलन है, महात्मा गांधी जी ने जो विनोबा भावे जी थे, भूदान आंदोलन का संबंध किस व्यक्तित्व से है, तो यह है विनोबा भावे जी से, बस इतना याद रखिएगा, भूदान आंदोलन का संबंध है विनोबा भावे जी से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टाइटल दिया गया, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार उत्पादन में रोजगार, ठीक है। तो भारत में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और बड़ी जो हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है वो भी हमारा कृषि से प्राप्त होता है। और आज जब कोरोना पेंडेमिक के दौरान हमें इतनी बड़ी बेरोजगारी दिखाई दे रही है, तब जो कृषि है, कृषि से जुड़ा हुआ जो किसान है, वही एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो बढ़िया रोजगार में आज भी है। तो ये स्वरोजगार। वैश्वीकरण पर प्रभाव, तो वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसके बाद में एक ग्लोबलाइजेशन की भी बात है, अभी मैं वो भी आपसे करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे देख लेना इस चैप्टर में और क्या कुछ पढ़ने लायक अभी है, अगर कुछ बताने लायक है तो वो हम देख लेते हैं अनाज के स्तर पर। तो ठीक है, ये हो गई कुल मिलाकर के आज के चैप्टर कृषि की बात। अब मैं इसका आपको बता देता हूँ कि इसका निचोड़ क्या है और क्या चीजें आपको देखनी। गाइस देखिए, जो कृषि संबंधी चीजें हैं इनमें मुख्य रूप से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और आपको क्या कुछ पढ़ना है। देखिए, पहले तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। इसके बाद में क्या है, कृषि से एक क्वेश्चन, सबसे सामान्य क्वेश्चन ये बनता है, कौन सी फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, कौन सा नंबर 2 पर है, कौन सा नंबर 3 पर है, यानी कि रैंकिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। रैंकिंग भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर, दोनों स्तरों पर पूछी जाती है फसलों संबंधी रैंकिंग। तो आप एक तो ये चीज पढ़ लीजिए। दूसरी चीज आपको ये पढ़नी है कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की और कौन सी जायद की फसल है। फिर उन फसलों में कौन सी फसल के उगने के लिए, कटने के लिए तापमान, वर्षा, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये चीज जानकारी आपको होना परम आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में जो कृषि है इसका इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, मेंस की बात अगर करेंगे आप, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो कृषि फंड के लिए एक चीज बनाई गई है, ठीक है, एक परिषद बनाई गई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कृषि फंड की स्थापना की गई। किसानों के लिए किस प्रकार से बेहतर रूप से हम औजार उनके लिए उपलब्ध कराएं, उनके लिए बाकी जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाए, ताकि अच्छे तरीके से कृषि की जा सके, बेहतर तरीके से कृषि की जा सके। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक बड़ी चीज निकल करके जिसको हम लोग आज बोल रहे हैं जीआई टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे भी आपने देखा होगा कहीं की चाय, कहीं के गुड़, इस प्रकार की जो चीजें जो कृषि से जुड़ी हुई चीजें, उनको जीआई टैग मिल रहा है। अब इस जीआई टैग के तौर से क्या होगा, वो चीज उस राज्य या उस जिले के तौर से, उस जिले के पहचान के तौर से वो चीज जानी जाएगी। और इस प्रकार से क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया भर में उस चीज से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो पहुंचेंगे और उन्हें दुनिया के स्तर पर एक पहचान मिलेगी। तो जीआई टैग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और वैश्वीकरण का जो कृषि है इस पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने जो कृषि संबंधी सुधार है
इसके अंतर्गत एक सुधार किया है जिसके अंतर्गत ये कहा किया गया है कि अब किसान जो है वो अपनी फसल को किसी भी राज्य की मंडी में जाकर के बेच सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जो किसान थे उनको बाध्य होना पड़ता था किसी अपने राज्य की मंडियों में फसल बेचने के लिए, अब वो कहीं पर जाकर के बेहतर दामों पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इसके अलावा जो प्री कॉन्ट्रैक्टिंग है कि फसल बोने से पूर्व ही जो है समझौता किया जाना व्यापारियों के साथ में, ये जो व्यवसायीकरण है कृषि का, ये जो इनके मूल्यवान चीजें हैं इन पर एक महत्वपूर्ण रूप से फर्क आया है। इसके अलावा जो फसलों में विविध रूप से क्या है कि जो हम उनमें जो उनका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, उनका जो अपडेशन कर रहे हैं, जैसे फसलों में हम क्या कर रहे हैं, उनके जीन्स को बदलना या बौनी प्रकार की फसलों जिनमें उत्पादन ज्यादा मिल सके उस प्रकार से। तो जो कृषि अनुसंधान से जुड़े हुए प्रश्न है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृषि चैप्टर के अंतर्गत आपको कृषि जो उत्पादन संबंधी रैंकिंग भारत और विश्व के स्तर पर, फसलों संबंधी विशेषताएं विविधताएं, उनके उत्पादन और उत्पादन संबंधी विशेषताएं और परिस्थितियों के बारे में हमें जानना है और पढ़ना है, दुनिया भर में कृषि के संबंध में होने वाले परिवर्तन, होने वाली एक्टिविटीज के बारे में, फिर भारत सरकार की किसानों के लिए चलने वाली सारी की सारी योजनाएं, किसानों के लिए बनाए गए सभी के सभी प्लान्स और किसानों को दी जाने वाली रियायतों से जुड़ी हुई जो स्कीम्स हैं या जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखना है। और मेंस के लिए कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है और ग्लोबलाइजेशन के दौर में कृषि किस प्रकार से उभर करके आ रहा है, क्या उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ये दो क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये था एनसीईआरटी रिव्यू में आज का चैप्टर कृषि कक्षा 10 के भूगोल विषय से। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और इसके बाद में आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में आपकी इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पढ़ करके देख करके तैयार कर लीजिएगा। शाम 8 बजे की लाइव क्लास में इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। तो थैंक यू सो मच।